नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। अभी तक हमने क्लास 6 एनसीईआरटी को फिनिश किया है, जो कि हिस्ट्री का पार्ट था। अब फिर क्लास 6 से हम लोग 7th की तरफ बढ़ेंगे। क्लास 6 का लास्ट चैप्टर था भारत और संसार, और क्लास 7th का पहला चैप्टर भारत और संसार ही है। और उस भारत और संसार में क्लास 6 वाले में जो था, हमने भारत और जो विश्व था उसके साथ कल्चरल रिलेशन जो उसमें डेवलप हो रहे थे उसके बारे में बताया था। लेकिन आज का जो चार्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1 भारत और संसार क्लास 7, इसमें हम लोग उस समय का भारत कैसा था और विश्व कैसा था और विश्व से भारत के रिलेशन कैसे डेवलप हो रहे थे, यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्लास 7 ठीक, चैप्टर फर्स्ट भारत और संसार। भारत और संसार। यहां पर भारत और संसार में इस चैप्टर में जाने से पहले तो हम भारत की पूरी स्थिति का अवलोकन करेंगे इस फेज में। और किस फेज में की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो क्लास 6 की एनसीईआरटी थी उसमें मेनली एंशिएंट इंडिया था, और क्लास 7 की जो ये एनसीईआरटी है इसमें मध्यकालीन भारत की बात की गई है। मध्यकालीन भारत मतलब मध्यकाल का आरंभ भारत में कब से होता है? मध्यकाल का आरंभ भारत में 8वीं शताब्दी से माना जाता है। 8वीं शताब्दी। और ये कब जाके समाप्त होता है मध्यकाल? 18वीं शताब्दी में। ये भारत में मध्यकाल का आरंभ माना जाता है, और जहां पर इसी की हम चर्चा करेंगे। अब एक और खास बात बता दें, हमने मध्यकाल को 8वीं शताब्दी से ही प्रारंभ क्यों माना है? प्राग इतिहास से लेकर 8वीं शताब्दी तक प्राचीन भारत है, और 8वीं से 18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन भारत है, 18वीं से बाद में इंडिपेंडेंस तक आधुनिक भारत है। तो हमने इस 8वीं शताब्दी को ही, एनसीईआरटी ने 8वीं शताब्दी को ही मध्यकाल क्यों माना है? यहां पर मैं उत्तर दे रहा हूं इसका। जब इन प्राचीन भारत एकदम अपने परिपक्व फेज में पहुंच जाता है, फिर उसके बाद में भारत में ह्रास होने लगता है, छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है, फिर भारत ह्रास की तरफ बढ़ा होता है। कल्चर रिलेशन भी, कल्चरल जो प्रोग्रेस थे वो भी उन्नत पे थे। वहीं पर इसी 8वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा चेंज होता है। सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, धर्म का, कला का, हर क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे थे इस 8वीं शताब्दी में। अब ये जो परिवर्तन है ये 8वीं शताब्दी में ही हो रहा है, यानी प्राचीन काल से शिफ्ट होकर अब हम लोग किसी अन्य काल की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो उसको हमने नाम दिया मध्यकालीन। जहां जहां चेंजेस हुए, एक 8वीं शताब्दी में चेंजेस हुआ और दूसरा चेंजेस हुआ 18वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में हम जो चेंजेस हुए तो हम लोग प्राचीन काल से शिफ्ट हो गए मध्यकाल। अब इसी 8वीं शताब्दी के आसपास मुस्लिमों का भारत में आगमन होता है, तुर्कों का आक्रमण होता है, एक नई डायनेस्टी फॉर्म करती है। तो ये एक चेंज है, इसी चेंज की वजह से हमने इसको मध्यकाल नाम दिया है। अब 18वीं शताब्दी में क्या होता है? 18वीं शताब्दी में मुगल डायनेस्टी अवसान पे रहती है, और एक नई सभ्यता का आगमन भारत में होता है, वो है यूरोपियन कल्चर अंग्रेजों के द्वारा। यहां पर भी बहुत बड़ा चेंज होने लगता है।
यूरोपीय सभ्यता भारत में आ रही, वो अपना रहन सहन को कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, वो अपना व्यापार कैसे फैला रहे हैं, वो यहाँ पे राजनीतिक सत्ता स्थापित करते, ये सब तमाम चेंज हो जा रहे हैं, हो रहे हैं। इस वजह से हम यहाँ पे मध्यकाल का अंत मानते हैं और आरंभिक आधुनिक भारत का शुरुआत मानते हैं। अब हम मध्यकाल की तरफ बढ़ते हैं। मध्यकाल में मध्यकाल को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, और दूसरा है उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का पीरियड क्या है? 8वीं से 13वीं शताब्दी। उत्तर मध्यकाल का 13वीं शताब्दी के बाद। पूर्व मध्यकाल में क्या होता है? पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत में कन्नौज के लिए संघर्ष होता है, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये सब छोटे छोटे डायनेस्टीज थे पूर्व मध्यकाल में। और उसी समय दक्षिण में चोल साम्राज्य था, जो कि बहुत प्रतापी साम्राज्य हुआ करता था, उन्होंने बहुत सारी विजय की। लेकिन यहाँ पे अभी हम इस चैप्टर का पूरा एक समरी दे रहे हैं, और समरी उसमें लिखा भी हुआ है, इस कारण से अभी पूरा डिटेल नहीं जा रहा है। उत्तर मध्यकाल में यहाँ पर विदेशियों का आगमन होता है, मुगल वंश की स्थापना होती है, और आगे वो डायनेस्टी आगे बढ़ती है, कंटिन्यू करती है। ये उत्तर मध्यकाल में बात होती है। और पूर्व मध्यकाल में भी 18वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी जब संघर्ष होता है, उसके बाद में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। उत्तर में ही, दक्षिण में नहीं, उत्तर में ही ये सब काम हो रहा है। अब आगे चलते हैं। अब इन सब के बारे में हमें सूचना कहाँ से मिलती है? हमारे पास सोर्स क्या है मध्यकालीन भारत जानने का? ये मध्यकालीन भारत हमारे जो आधुनिक भारत से काफी निकट है, पहली बात तो। काफी सारी बातें सुनी सुनाई भी बातें, अंतर्दृष्टियां भी हो जाती हैं। चलिए इसको किनारे कर देते हैं, ऐतिहासिक चीजों को में शामिल नहीं किया जाता इसको। हम एक मेन आते हैं साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य लिख देते भाई, साहित्यिक साक्ष्य। दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। तीसरा है विदेशी यात्रियों का वर्णन। चौथा है अभिलेखों के द्वारा। साहित्यिक में बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं इस मध्यकालीन, उसमें एक लिस्ट पूरा निकाल दे आप देख लेंगे तो सल्तनत कालीन भी, मुगल कालीन भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। उसका अमीर खुसरो ने लिखा, फिर उसका तुगलक ने अपना संस्मरण लिखा, और फिर आप मुगल वंश में चले जाते हैं तो जहांगीर और बाबर ने अपना संस्मरण लिखा, आत्मकथा अपनी लिखी। ये सब तमाम जो भी उस समय साहित्यिक लोग थे, उन्होंने काफी कुछ लिखा है इसके बारे में। तो उससे हमें यहाँ पे इस मध्यकाल के बारे में सूचना मिल जाया करती है। पुरातात्विक में भी तमाम मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जो बने हुए हैं, आप अभी भी सर्वाइव हैं, अभी भी जीवित हैं। कुतुब मीनार अभी भी देखिए आप, अभी जीवंत स्थिति में है। और मान लाल किला, आगरा का किला, ताजमहल, ये सब जितने भी हैं, पंचमहल, फतेहपुर सीकरी, सारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, वहां से भी हमको सूचनाएं मिल जा रही हैं पुरातात्विक में। और भी कई जगहों पे खुदाई भी हुई है, खुदाई के द्वारा भी हम प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन खुदाई क्या होगा तब पड़ती जब वो नष्ट हो जाए,
नष्ट नहीं, अभी जीवंत स्थिति में है, इस कारण हमें जानकारी वहां से मिल जा रही। विदेशी यात्रियों का वर्णन, बहुत सारे विदेशी यात्री आए, जैसे इब्न बतूता आया उसमें सल्तनत काल में, मनुची आया, टेवर्नियर आया, बर्नियर आया, सारे विदेशी यात्री आए, तो उस समय का वर्णन इन्होंने किया है, खूब विधिवत वर्णन किया है। अभिलेखों के द्वारा पूर्व मध्य काल में तमाम अभिलेख ऐसे मिले हैं जिसके द्वारा हम उस समय उस कालखंड की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। ये सब तो पूरा हो गया हमारे इंडिया में जो उस समय हो रहा था, और इसी समय वर्ल्ड में क्या हो रहा था, और वर्ल्ड में क्या हो रहा था उनका उसका इम्पैक्ट यानी इंडिया पर क्या पड़ा, क्या हमारे रिलेशन बेहतर हुए, क्या आगे हुआ। आगे चलते हैं। उस समय बाहरी दुनिया में भारत के अलावा क्या हो रहा था आपको हम बताते हैं। थोड़ा सा छोटा सा एक मैप बना लेते हैं। इंडिया का ये मैप हो गया, छोटा सा यहां बन गया। साउथ ईस्ट एशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया ये, और ये फिर ये हो गया पूरा मध्य एशिया, और ये हो गया यूरोप। यूरोप, मध्य एशिया, मध्य एशिया, इधर चीन हो गया। अब आप देखिए मध्य एशिया में उस समय इंडिया है, मध्य एशिया में उस समय पैगंबर मोहम्मद के बाद उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की, इस्लाम। अब ये इस्लाम धर्म धीरे धीरे अरब साम्राज्य में एक राजनीतिक समूह बन गया। धीरे धीरे करके ये अरब के जितने भी मुल्क थे, सीरिया, जॉर्डन में, सबको जीतते ये लोग चले गए। अरब के लोग जीतते चले गए, पूरा का पूरा मध्य एशिया कवर हो गया, इस्लाम धर्म से आच्छादित हो चुका था मध्य एशिया। अब ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर जगह। ये पहुंच रहे हैं यूरोप की साइड में। यूरोप में ऑलरेडी ईसाई धर्म था उस समय, फ्यूडलिज्म थी, सामंतवादी व्यवस्था थी, राजा रानी हुआ करते थे। हाँ, ईसाई धर्म था। ईसाई धर्म थोड़ा सा अवसान की तरफ चल रहा था उस समय। लेकिन जब ये यहां पहुंचते हैं, फ्रांस की तरफ बढ़े, फ्रांस ने उन्हें रोक दिया, यानी वो इस्लाम धर्म यूरोप में नहीं जा पाया। अनेक क्रुसेड हुए, क्रुसेड मतलब में धर्म युद्ध हुए, धर्म युद्ध हुए, लेकिन फैल नहीं सका इस्लाम में, इस्लाम यूरोप में फैल नहीं सका। अब ये चले आते हैं इस साइड में, ये अरब जगत के लोग इंडिया की साइड में। अब जब इनको इधर विस्तार नहीं मिला तो इधर विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं पर एक खास बात आती है, ये खाली धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये जहां पर जो भी इनका शासन व्यवस्था स्थापित हो वहां पर व्यापार को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। और इस पूरे मध्य एशिया में अपना पूरा व्यापार भी इन्होंने फैला के रखा, और व्यापार को उन्होंने फैला के रखा तो उससे बहुत धन इनके पास आ गया। और उस धन के द्वारा ये उस समय अरब जगत में बहुत बड़ी सभ्यता बन गई इस्लाम धर्म की। अभी भारत में भी आ रहे हैं, भारत की चर्चा भी बाद में करते हैं। फिर इसी समय ये तो यूरोप और मध्य एशिया का मामला हुआ। इसी समय इन अरबों का झगड़ा यूरोप वासियों से भी हुआ, मंगोलों से भी हुआ। चीन में उस समय 13वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल शासन था। अब ये मंगोल भी अपने आप को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, मंगोल इस साइड में जा रहे हैं। इनका प्राचीन जो सिल्क रूट था उसी के द्वारा व्यापार भी कर रहे हैं। मंगोलों ने भारत पर भी आक्रमण किया था 13वीं शताब्दी के आसपास। कुबलई खान, तैमूर, चंगेज खान, ये सब आक्रांता नाम है इनके मंगोलों के, वो यहाँ पर भी आक्रमण कर रहे हैं। अरब इधर से आ ही रहे हैं। अच्छा, इसी समय साउथ ईस्ट एशिया भी डेवलप कंडीशन में है।
यहाँ से भारत के रिलेशन जा रहे हैं, बेहतर बेहतर थे। अब आगे चलते हैं। अब ये दोनों आक्रांता जो मंगोल थे और जो अरब थे, अरब, इन्होंने निसंदेह भारत पर आक्रमण किया। इन दोनों फर्क क्या हुआ? मंगोलों ने तो खाली लूटमार के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया और अरबों ने शुरुआत में जो आक्रमण किया, इनका भी शासन सत्ता, राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का छोटा सा उद्देश्य था। लेकिन धीरे धीरे ये अरब भारत में अपना राजनीतिक सत्ता स्थापित करके यहीं पर अपना बस गए और यहीं के रूप रंग में मिल गए। फिर आगे तुर्क साम्राज्य स्थापित होता है, फिर मुगल डायनेस्टी स्थापित होती है। बाहर से मुगल, बाहर से जो बाबर बाहर से ही आया था वो भारत में आया और भारत में रहा, भारत का ही रूप रंग डाल लिया और सारी राजनीतिक प्रशासन स्थापित किया। ये पूरा इनका हो गया और ये अरबों का हमने पूरा बता दिया। अब इसी समय भारत में क्या हो रहा है? भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। 8वीं से 13वीं शताब्दी का बात, भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। दक्षिण में हमने बताया चोल डायनेस्टी थी। चोल डायनेस्टी जो साउथ इंडिया में थी वो कल्चरल रूप से बहुत ही समृद्ध हुआ करती थी। अब तमाम संस्कृतियां भारत में आ रही उस समय, और भारत की जो संस्कृति है वो समृद्ध होती चली आ रही है। उस समय भारत विभिन्न संस्कृतियों के आवागमन का केंद्र हो गया। भारत की तो एक अपनी संस्कृति थी ही और विभिन्न संस्कृतियां भी भारत में आ रही हैं और यहाँ की जो संस्कृति थी वो उसमें इनरिचमेंट होता चला गया। ये पूरी की पूरा उस समय की तस्वीर है जो 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में पूरा घटना घटित हो रहा है। भारत और संसार के बीच में जो रिलेशन, अब जो सांस्कृतिक रिलेशन थे वो तो चल ही रहे थे, व्यापारिक भी शुरू हो गया, राजनीतिक भी शुरू हुआ, सारे संबंध शुरू हो गए। अब ये बाहरी दुनिया से संपर्क स्थापित हो गया। आज का चैप्टर भारत और संसार क्लास 7th का यही समाप्त होता है। क्लास 7th का चैप्टर 1 यही समाप्त होता है। धन्यवाद।